बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं, और आगाज के साथ ही अपनी बहनों के लिए एक ऐसी टिप मैं लेके आई हूँ मेकअप के हवाले से, जो सुनते ही सब यही सोचेंगे कि हाँ यार ये हमारे काम की टिप है। अच्छा, हम अक्सर बेशतर हमारा फेस जो है ना वो ऐसा स्वेल हो जाता है, या हम सो के उठते हैं या हमें कहीं जाना होता है, उससे पहले बड़ा पफी पफी सी आईज हो रही होती है और फेस पे अजीब सी स्वेलिंग हो रही होती है। तो उसके लिए अगर आप जो आइस क्यूब्स होती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, या बहुत जो ठंडा यख पानी होता है उसका इस्तेमाल करें, उससे अपना फेस वॉश कर लें। देन थोड़ी देर जो है ना पानी को स्किन में पेनिट्रेट होने दें, थोड़ा टाइम लें। देन उसके बाद आप जो मेकअप है उसको अप्लाई करें। तो मेकअप जब आप अप्लाई करेंगे तो ऐसी फ्लॉलेस आपकी स्किन हो जाएगी, आपका स्किन जो है वो ग्लो करेगा। और खास तौर पे जिनके फेस पे एक्नी होती है उनके लिए मेरे ख्याल से जब वो ठंडे पानी से वॉश करते हैं तो वैसे ही उनको जो है वो सुकून मिलता है। तो ये तो एक मेकअप के हवाले से टिप। और मेकअप की जब मैं बात करती हूँ तो मेकअप की एक दिमाग में ना फौरन से एक घंटी सी बज जाती है कि हाँ यार मेकअप, नेल पेंट में, मेकअप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके बैग में मयसर आपके पास। बहुत से लोग ये परेशान हो रहे होते हैं हमारी खवातीन के, यार बहुत सारा मेकअप हम जो है वो रखें और उसके बाद भी अच्छा नहीं हो पाता। वो पाउचेस वगैरह सबका इस्तेमाल, एक छोटी सी किट आती है जिसको नो मेकअप किट भी कहा जाता है, जिसमें बहुत 3-4 शेड होते हैं। अगर आप वो रख सकते हैं तो चले वो ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है या आपको वो एक्सपेंसिव लगती है तो आप एक और काम भी कर सकती हैं कि जो नॉर्मल हमारे पास होते हैं ना कंटेनर्स, हमारे लेंस के कंटेनर होते हैं, लेंस जो हम लगाते हैं लेंसेज, उसके कंटेनर में आप एक जगह पे साइड पे जो है अपना लिक्विड बेस रख लीजिए, और एक जगह की साइड पे जो है वो आप अपना जो हम टीवी पेंट स्टिक लगाते हैं उसको कट करके रख लीजिए। 2 कंटेनर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन हो गया। आपको इतना सारी जगह की जगह इतनी सी जगह दरकार होगी और आपका जो है ये मसला भी हल हो जाएगा। और लिपस्टिक जो है वो एक लिपस्टिक आप रख लीजिए, उसी से आप ब्लश लगा लीजिए, उसी से जो है वो आप आई शेडो, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ कि कभी अगर मेरे पास ज्यादा सामान होता नहीं है तो मैं छोटी छोटी चीजों को इस तरीके से मैनेज करती हूँ ताकि आसानियां हो जाए। क्योंकि जब हमें जो है ना बहुत सारी चीजें, और खास तौर पे जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, अच्छा ट्रैवलिंग करना इज नॉट एन ईजी जॉब। मुझे लगता है अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और जाते जाते, जैसे कि आजकल लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कराची में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग जो है वो रुख कर रहे हैं मरी, कागान, नारान, और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उस पर भी अभी आते हैं। पहले मैं ट्रैवलिंग के हवाले से बता दूं वरना फिर मैं भूल जाऊंगी, खूबसूरती में लग जाऊंगी और ये जो टिप्स है वो मैं भूल जाऊंगी। अच्छा, आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से पैकिंग की जाए, तो पैकिंग के हवाले से यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सी वीडियोस ऐसी होती है जो हमारे काम की होती हैं। देखिए, जहां पर आप नेट का इस्तेमाल जो है वो फजूलियात के लिए करते हैं, वहां पर अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल और यूट्यूब का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करेंगे, अपने काम आने वाली चीजों के लिए करेंगे, तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। आपको तमाम पैकिंग करने का जो प्रोसीजर है वो समझ आ जाएगा। वरना हम लोग अक्सर जो है, मैं खुद की अगर बात करूं तो मैं जो है वो बहुत सारा सामान एक साथ लाद देती हूँ, हालांकि इतना बड़ा बैग होता है, फिर भी जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पैकिंग करें। तो वो छोटे छोटे तरीके से उसको बिल्कुल स्विच करके और रोल करके टी शर्ट्स को और अपने जो कपड़े हैं उनको करके रखें। उसके अलावा जो है बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। फर्स्ट एड तो आपके बैग में लाजमी होना चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हैं। तो फर्स्ट एड से क्या मुराद है, आपके पास एक जो है वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आपका अल्लाह ना करे कोई कट लग जाता है, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, तो आप फौरन उस चीज को उससे कवर कर सके, साफ कर सके। एक जो है ऑइंटमेंट आपके पास होनी चाहिए लाजमी। उसके अलावा एक छोटी सीजर लाजमी होनी चाहिए। उससे ये होता है आप एक छोटा सा पाउच भी बना लेते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप चीजें रख लेते हैं, तमाम सैनिटरी आइटम आपके पास होने चाहिए। उससे ये होता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा पेश आता है, छोटी मोटी खरोच भी लग जाती है, तो आप वहां जाकर कहां से सनीप्लास ढूंढेंगे, कहां से जो है वो दूसरी चीजें ढूंढेंगे। तो आपके पास अगर खुद होंगी, पेन किलर जरूर अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि पता नहीं होता सफर में कुछ लोगों को वॉमिट हो जाती है, तो वॉमिट की टैबलेट होनी चाहिए। आपके पास मोशन की टैबलेट होनी चाहिए, क्योंकि डायरिया के चांसेस बहुत होते हैं। और जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनको जो है, ये मैंने बड़ा मसला सुना है लोगों से कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें जो है वो जुओं का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइज हो जाता
जाती है हमारे सर में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो आप जो है वो ज़रा ख्याल करें कि आपको जो इस तरह के तमाम जो गंदगी वाले मामला है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रैवल कर होते 3 से 4 दिन हमें ट्रेन में लग जाते हैं। तो जब इस तरह के मामला हो तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनी जो है हाइजीन का भी ख्याल रखें। और हाइजीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो 3 से 4 दिन लगते हैं, तो फिर देन वहाँ जाकर भी हम प्रॉपर शावर नहीं लेते और अपने आप को नहीं ख्याल रख पाते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और देखिए, एक वेदर से आप दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उसका अलग वेदर होता है, तो उसके बाद भी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। कुछ लोगों को फ्लू हो जाता है, कुछ लोगों को जो है वो डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा हेडेक हो जाता है। क्योंकि आप जब ट्रैवल पे जा रहे होते हैं, आपका दिल होता है कि यार बड़ा मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन मजा जब आएगा जब आपकी तबीयत सही होगी, वरना ये जो मजा है वो सजा बन जाएगा। और जब सजा बन जाता है तो फिर आप ये दिमाग में सोच रहे होते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आया ही क्यों। तो मूड सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। जब आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और मेकअप के हवाले से खवातीन को मैंने बता दिया कि ट्रैवल पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास छोटा सा पाउच हो, उसके अंदर ये तमाम चीजें आप रख लेंगे, तो आपकी ट्रैवलिंग जो है वो हसीन और जमील हो जाएगी। और आप ये सोचेंगे कि हाँ, मैं जिस मोटिव से आया हूँ घूमने या आई हूँ घूमने, वो मैंने पूरा कर लिया। फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है ना वो अकेले ट्रैवल करने का बड़ा शौक होता है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं बचपन में यही सोचती थी कि मैं जो है ना, मैं अपनी अम्मी अब्बू से कहती थी कि आप लोग जो है वो छोड़े, मुझे कहीं जाने दें। तो वो यही मुझे समझाते थे, यार ये कैसे मुमकिन है, मतलब ये तो एक सोचो, तुम छोटी हो, बच्ची हो, तुम किस तरीके से अकेले ट्रैवल करोगी। तो बस एक अजीब व गरीब नित नए जो है वो चॉइसेस होती है ना हमारी, हमारा दिमाग और दिल कुछ ना कुछ करने के लिए चाहता है। तो यही प्रॉब्लम होती है हमेशा कि आपने जो ख्वाब होते हैं, अपनी जो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बचपन की चीजें आपके अंदर दबी हुई होती है। और पाकिस्तान की खूबसूरती की जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, मैं अक्सर व बेशतर जो है वीडियोस देखती हूँ अगर सोशल मीडिया पे, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना अमेजिंग है हमारा पाकिस्तान, इतना ब्यूटीफुल है हमारा पाकिस्तान कि हमें स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक प्रॉपर अच्छा गाइड है जो हमें घुमाए और हमें पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर कराए। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो आप वहाँ की वादियाँ देखें, आप सिर्फ वो पिक्चर्स में देखकर ही आपका दिल ऐसा होता है कि सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरी मालिक की, क्या मेरे मालिक ने दुनिया बनाई है। और दुनिया की तो खैर बात की बात है, पाकिस्तान में ही जो अल्लाह पाक ने जन्नत के थोड़े बहुत नज़ारे हम लोगों को दिखाए हैं, उसके क्या कहने। अगर आप ये सोचेंगे दुनिया में अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, तो जन्नत का क्या समा होगा, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो क्या हम लोग अपनी जन्नत के लिए तैयारियां करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग करते हैं। हम लोग जो है वो मतलब अजीबो गरीब चीज़ों में मुलविस हैं, लगे हुए हैं, मुब्तला होके चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें जाना है उसी के पास, हमें जाना है वहीं। तो आइए हम सब मिलके तैयारी करते हैं वहाँ जाने की, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी अच्छी नेकियां करते हैं, अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, अच्छे इखलाक के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं, एक दूसरे की बातें अच्छे तरीके से बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि जब आप सब काम अच्छे 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 कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही गलती इंसान से हो जाती है। इट्स ओके, हम लोग इंसान हैं, फरिश्ते नहीं है कि हमसे कोई गलती ना होगी। लेकिन एक गलती करके उसके बाद दोबारा उस गलती को दोहराना और गलतियों पे गलतियां करते जाना, ये गलत बात होती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसकी निदामत करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और आप यकीन करें कि वो बेहतरीन माफ़ करने वाला है, वो तो रहमान है, वो तो रहीम है। जब आप दिल से कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो आपकी दहलीज पे ऐसे आ जाती है कि आप लोग हैरान रह जाते हैं। देर सवेर तो होती है, लेकिन ये कि हैरान रह जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब ट्रैवलिंग की मैंने बात की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रिश्तेदारों की शादियां जो है वो बाहर हो रही होती है। मैं अगर अपने बचपन का एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं जा तो नहीं पाई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी एक कज़न है जिनकी लाहौर में शादी हो रही थी। अब जो है वो पूरी फैमिली जो है वो बड़ा एक्साइटेड और सब जो है जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं जो है वो छोटी थी, मेरे एग्जाम्स थे, मेरी पूरी फैमिली जो है वो जाने के लिए रवा दवा कि हम जा रहे हैं शादी में, सुमैरा की शादी हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मैं उनकी शक्लें देख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि यार कैसे, मतलब आप लोग कैसे जा सकते हैं, मैं तो नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पेपर्स है ना, तुम प्रॉपर तैयारी करो, अच्छे से पढ़ना, अच्छा रिजल्ट लेके आना।
हम लोग जो है वो शादी इंजॉय करेंगे। अरे हाय, वो एक दिन ऐसा था मेरी जिंदगी का जो आज तक नहीं भूले से भुलाया जाता, और ये जो एक और गम है जो मेरी जिंदगी में अचानक से है आ जाता, वो क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे जो है वो थोड़ी बहुत कभी ना कभी बातें करते करते जो अचानक से पॉज लगाना पड़ता है, उसकी वजह है जनाब ब्रेक। तो यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और आज हम मुस्कुराती सुबह में जैसा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने इंट्रो में की, अब आप लोगों के लिए अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करेंगे हम। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि कैंसर जो है इंतहाई तौर पर तेज़ी इख्तियार कर गया है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो किसी भी जिस्म के आज़ा का कैंसर हो। तो ये कैंसर की बेसिक वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसके अलामात क्या हैं, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनीर हुसैन, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये कैंसर जो है और डिफरेंट तरह का जो कैंसर होता है, इससे जो है हम किस तरह से बच सकते हैं और इसकी अलामात क्या होती है। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी मुंह के कैंसर के हवाले से। मुंह का कैंसर बहुत हमारे इलाके में बहुत है, क्योंकि पान, छालिया, गुटखा, निस्वार, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, मैनपुरी, और लोग पूरा पूरा गुटखा लेके मुंह में रख के सो जाते हैं। अब ये देखें, ये बड़ी मुज़र्रसा चीज़ है। इसमें छालिया होती है और तंबाकू होता है, दुनिया भर का चीज़ें होती है जिससे इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और कैंसर अमूमन 2-3 हिट्स हाइपोथेसिस है। तो उसमें एक हिट हुई, 2 हिट हुई, और खलिया फिर काबू से बाहर हो जाता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल इज कैंसर। ठीक है। तो ये जो आपने बताया कि ये जो गुटखा वगैरह इससे ही होता है, सिगरेट नोशी से भी होता है? ज़रूरत नहीं है। HPV वायरस है, और जो है ना मुख्तलिफ वायरसेस हैं, उनसे भी होता है। और हेड एंड नेक कैंसर में, थ्रोट कैंसर में HPV वायरस का भी काफ़ी रोल है। ठीक है, डज हैपन। ठीक है। तो अगर मुंह में, अच्छा जैसे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता ना कि हमें जो है वो अल्लाह ना करे ये कैंसर हो गया है, या इसको डायग्नोज किस तरह से करना है, तो मुंह में अगर हल्का सा छाला हुआ है, किसी के मुंह में छाला हुआ है, तो वो कितने दिन तक उस छाले को देखे, लुक आफ्टर करे, देन डॉक्टर के पास पहले ही विजिट में जाकर मालूम करे कि आखिरकार ये है क्या, और इसको कैंसर को जांचने का क्या तरीका होता है, कैसे डायग्नोज करें कि ये कैंसर है? देखिए, वो एक अल्सर हो जाता है, छाला हो जाता है जो बढ़ता जाता है ना, एंड इसकी हार्ड बाज़ दफ़ा अमूमन एजेस होती है, रफ सरफेस हार्ड एजेस होगी, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन छाले की बुनियाद पे मौके पे ही वो जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। ठीक है। अगर डॉक्टर को शक है तो उसकी बायोप्सी होगी। बायोप्सी होती है, अच्छे अच्छे इदारों में हिस्टोपैथोलॉजी में हफ्ता 10 दिन तो ले ही जाते हैं मिनिमम। ठीक है। इसीलिए हर चीज़ में डिले होने से अच्छा है कि आदमी शुरू में ही प्रोएक्टिव हो जाए। अगर आप फौरन इसका जो इलाज शुरू करते हैं तो इसका सर्जिकल रिसेक्शन हो सकता है, फिर कीमो और शुआ का भी रोल है। तो एक अस्पताल बहुत ही अच्छा है, फसी ENT हॉस्पिटल कालाबोर मलिर पे, ये 50 साल से ENT का काम कर रहे हैं। ठीक है। 3 जनरेशन को स्पैन किया है माशाल्लाह। लाख से ऊपर ENT के मरीज देख चुके हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। मैं खुद बैठता हूँ वहाँ पे कालाबोर्ड मलिर। तो ये आदमी शुरू में ही अगर कर ले तो बच जाएगा। ठीक है। और ये कैंसर जो कहते हैं लोग कि ये दोबारा रिवर्स होके आता है, मतलब अगर आप क्योर हो भी गए, आप ठीक हो भी गए, तो ये दोबारा से आता है और वापस से आपको आके हिट करता है, क्या इस बात में सदाकत है? ज़रूरी नहीं है, चांसेस होते हैं आने के, लेकिन आप पूरा ट्रीटमेंट करवाएं, फॉलो अप रखें। अगर 5 साल तक कुछ नहीं होता तो ये क्योर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अमूमन मोस्ट ऑफ द कैंसर में, हर बाज़ कैंसर की बाज़ डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका फॉलो अप रखें। लोग फॉलो अप भी नहीं रखते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है ना टीम वर्क की कमी है। हमारे यहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। फसी अस्पताल में मैंने देखा बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है।
ठीक है, एक्सपर्टीज इतनी अच्छी नहीं है। अब आते हैं ब्लड कैंसर पे डॉक्टर साहब। ब्लड कैंसर होने की क्या वजूहात हैं, क्यों हो रहा है? क्या पानी की वजह से या हमारी खुराक की वजह से ब्लड कैंसर जो है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्या समझते हैं? ब्लड कैंसर देखें, उसमें भी बाद प्राइमरीली हो जाता है, बाद सेकेंडरी रीजंस भी होती है। जैसे आदमी न्यूक्लियर रेडिएशन की साइट के करीब रहा हो, शर्नोबिल, नागासाकी, हिरोशिमा, और उसमें बाद दफ़ा एक ब्लड कैंसर ऐसा है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। इसे कहते हैं HTLV-1 वायरस, है ना। ये कैरिबियन और जापान में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ तो जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्क्रीनिंग करते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, HIV, मलेरिया, CMV, ये सब हम स्क्रीनिंग होती है अच्छी जगहों पे, तो वहाँ तो मस्ट है इन इलाकों में HTLV-1 की स्क्रीनिंग, हमारे यहाँ नहीं होती है। ओके। तो ये ट्रांसमिसिबल कॉज ऑफ ब्लड कैंसर है। ठीक है, इसमें जो है वो आलूदगी का या किसी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है? इसमें तो वायरस का अमल दखल है। ठीक है, वायरस का अमल दखल है, और खुराक का भी और पानी का भी कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड ट्रांसफ़र करवाते हैं या हम कहीं से भी ब्लड किसी को भी चढ़ता है, उसके बाद बहुत से इन्फेक्शंस और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है जो पेशेंट होता है वो फेस कर रहा होता है, तो क्या ब्लड जो है ट्रांसफ़र करवाने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको तो नहीं पता, डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको ब्लड चढ़ेगा, और वो जो है वो जाते हैं कहीं पर भी किसी भी ब्लड वहाँ पे डोनेशन सेंटर में, वहाँ पर जाके एक हैवी मिकदार में वहाँ से ब्लड बाय करते हैं, या कोई डोनर होता है उससे रिक्वेस्ट करके ब्लड हासिल कर लेते हैं। अब ये कैसे पहचाने कि जो ब्लड हमें चढ़ रहा है क्या वो हमारे लिए सूटेबल है, प्योरीफाई है या नहीं? वो ब्लड बैंक की जिम्मेदारी है और डॉक्टर की जिम्मेदारी है। ठीक है। देखिए, ब्लड बैंक हमेशा डोनर को स्क्रीन करता है, HIV के लिए, सिफिलिस के लिए, हेपेटाइटिस बी, सी के लिए, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए स्क्रीन करता है। ठीक है। तो स्क्रीनिंग अगर होगी तो ऐसा होता नहीं है अमूमन। लेकिन आप सही कह रही हैं, मैंने बड़ा मलेरिया देखा है रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अक्वायर्ड मलेरिया। बाद में मेरे पास मरीज़ आए घूम फिर के, सर्दी से बुखार चल रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा, और दुनिया भर के लोग ट्रीट कर रहे हैं, और बाद में निकलता है कि हिस्ट्री लेते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, वहाँ से मलेरिया ट्रांसमिट हुआ। ओके। तो इतना अनकॉमन है, बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूँकि मैं हेमेटोलॉजिस्ट भी हूँ तो एक माइंड में अवेयरनेस होती है कि ये वन ऑफ द कॉजेज हो सकता है। तो कई ऐसे केसेस जो बहुत घूम फिर के आए और वो कैंसर के भी मरीज़ थे, तो लोग उसको ये समझते थे कीमोथेरेपी की वजह से ये सब वाइट काउंट नीचे गिरा तो सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये एक बैक ऑफ द माइंड में याद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के में मलेरिया जो है ना, बाद लोग के विवैक्स और ओवेल और मलेरी जो है ना रह जाते हैं इनके सिस्टम में, एंड उनको अगर एक्टिवली पिछले दिनों मलेरिया हुआ हो तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि इससे क्या, अगर जो बॉडी जो पेशेंट ब्लड ट्रांसफ़र करवा रहा है उसको हो गया ब्लड ट्रांसफ़र, तो साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन कितनी देर बाद पता चलता है? बाद में अक्यूट रिएक्शन होता है तो उसमें एनाफाइलेटिक शॉक में जा सकता है। तो अगर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग और सब सही है तो अमूमन नहीं होता। ठीक है। बाद दफ़ा फेब्राइल रिएक्शन हो जाते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे एग्लूटिनेट्स यहाँ से भी हो जाते हैं, तो आप किसी और हॉस्पिटल में ही चढ़ाते हैं, और अमूमन वहाँ पे डॉक्टर की निगरानी में चढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लड है, ब्लड चढ़ाना, ये पहले मैं इसको बहुत एक आम सी बात समझती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने एक केस ऐसा देखा जिसके बाद मुझे पता चला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड है जिनका बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी सी सेक्शन के बाद, तो जब वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, और उसके बाद जो है उनकी हालत बिगड़ गई, सांस का प्रॉब्लम होने लगा। देन जब वो हॉस्पिटल में सब उन्हें चीज़ें मॉनिटर की तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ, उनको जो है वो माइनर हार्ट अटैक हुआ, और डॉक्टर्स जो है इस चीज़ पर तशवीश का शिकार हैं कि ये किस वजह से हुआ। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने उनको ये कहा कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, इस वजह से जो है वो आपको चांसेस हैं कि हो सकता है कि उस ब्लड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको हार्ट अटैक हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये चांसेस नहीं है।
ठीक है, तो ये हो सकता है कि उनको किसी ने गलत गाइड किया हो। में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के ना, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मोटापे से ही हार्ट अटैक हो, ये शरेयानों की वजह से हो, और भी रीज़न होते हैं। वेस्कुलाइटिस हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, इसमें वेस्कुलाइटिस हो जाता है, उससे भी हो जाता है। जैसे हम कोरोना का वैक्सीनेशन था मॉडर्ना वायरस, तो वो उसमें ये हुआ कि ओवर द एज ऑफ 35 जिन लोग को लगा, तो बाद लोग को मायोकार्डाइटिस हो गया। इसको हार्ट अटैक तो नहीं बोलेंगे, उसमें दिल का सूज जाता है ना, और दिल बड़ी नाजुक चीज़ है ना। अगर दिल को वो इतना थोड़ा छोटा सा सेगमेंट भी सूजेगा तो वो हार्ट इज़ अ पंप, फेल करेगा तो आदमी प्रॉब्लम्स हो गया। बिल्कुल। तो वो मॉडर्ना वैक्सीन से यस मायोकार्डाइटिस हुई थी, और बहुत सारे वायरसेस है जिससे मायोकार्डाइटिस हो जाती है, कॉक्सैक्सी है, बहुत सारे हैं। ठीक है। हाँ। और ये दिल जो है वो बहुत नाजुक चीज़ है, आपने जैसे बताया। और ये जो सांस, क्योंकि सांस का ऊपर अचानक से स्टेबल ना होना, सांस एक दफ़ा ऊपर चढ़ गई फिर नीचे हो गई है, उसका प्रॉपर तरीके से ना आना भी बहुत सी अलामात को जाहिर करता है। कि अब अगर मेरी जो फ्रेंड है, मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, देन उन्होंने जो डॉक्टर को बुलाया वगैरह, तो उन्होंने बोला कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है माइनर सा। अब उसके बाद वो क्योर करने में और सब चीज़ों में खैर वो खासा टाइम लगेगा। लेकिन अब आते हैं हम एस्थमा के बारे में। एस्थमा जो है वो क्या बचपन से ही कुछ बच्चों में पाया जाता है? ये फैमिली हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है या आलूदगी की वजह से भी हो सकता है? ये आपने बड़ी दिलचस्प सवाल पूछा है। असल में जब तहकीक हुई मगरिब में, तो जो लोग बहुत ही सफाई सुथराई से रहते थे उनके बच्चों का एस्थमा ज़्यादा था। ओह, और जैसे आपने कहा आलूदगी, हाँ, जो इस किस्म के माहौल में रहते थे, यू नो, इन प्रोजेक्ट्स एंड इन अनसैनिटरी कंडीशंस, वहाँ कम था। ओके, तो हाँ, वो इसमें मुख्तलिफ हाइपोथेसिस है। ठीक है, लेकिन देखिए, एस्थमा इस बुनियादी तौर पे एलर्जी है, सांस की नाली की एलर्जी है, ब्रोंकियल एस्थमा है ना। जैसे नाक की एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस, आँख की भी एलर्जी होती है, तो एलर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इसको हम ये भी कॉल सकते हैं रिएक्टिव एयरवे डिजीज़। ओके। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ये क्या ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाता है? और कुछ लोग जो है वो पंप का इस्तेमाल करते हैं, एस्थमा पंप का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत जल्दी से इसको जो है वो डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा बच्चा या मैं खुद भी जो हूँ वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, मुझे सांस नहीं आता, आप मुझे पंप जो है वो प्रिस्क्राइब कर दें कि मैं कहीं से भी ले लूँ, या खुद लोग तो खुद ही जाकर जो है मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेते हैं। तो क्या ये पंप का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? अगर डॉक्टर कहता है तो दुरुस्त है, अपनी मर्जी से ना करें। ठीक है। और इसका आदी हो जाना दुरुस्त है? आदी हो जाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आदी तो क्या मतलब, आदी तो कोई भी नहीं होता, पंप से कोई आदी नहीं होता, वो रोकता है एस्थमेटिक अटैक को। ये जब हो जाता है तो इसको एमिलिएट कर देता है, कि निकाल देता है उससे बाहर। तो सिर्फ पंप ही नहीं है, इसके नेबुलाइजर्स भी हैं, दवाइयाँ हैं, मोंटेलुकास सोडियम और दूसरी दीगर चीज़ें हैं। लेकिन आप डॉक्टर से ही रुजू करें। ठीक है। डॉक्टर मायना करेगा, देखेगा क्या मॉडलिटी यूज़ करनी है और एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है। ठीक है। आपने बताया कि ये एलर्जी की ही एक फॉर्म है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें एलर्जी? क्योंकि एलर्जी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, बच्चों को भी अक्सर बेशतर हो जाती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, और किसी की जब सिवियर हो जाती है तो एस्थमा में क्रिएट वो हो जाता है। तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें कि इसको नॉर्मल एलर्जी है या इसको एस्थमा है? एस्थमा में सांस फूलेगी, सीटी की आवाज़ आएगी सीने में, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मायना करेगा, ऑस्कल्टेशन करेगा, फेफड़ों को सुनेगा, तो आपको तशखीस बता देगा। ठीक है। और ये पीरियडिक होता रहता है, तो उसमें पूरी इसकी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट बन गया है ना। अब पहले तो बहुत सारी मुख्तसर चीज़ें थी, अब काफ़ी मॉडलिटीज़ आ गई हैं। एंड बुनियादी मॉडलिटी ब्रोंको डायलेटर, जो कि फेफड़े की नाली को खोल दे, डायलेट कर दे। उसमें ये कि जिनको एलर्जी है डस्ट वगैरह से बचे, जिससे एलर्जी है बचे, और जहाँ बहुत ज़्यादा स्मॉग है उससे बचे। एंड बहुत एक अच्छी दवाई है मोंटेलुकास सोडियम, बहुत बड़ा इसका की फैक्टर रोल है। और भी दवाइयाँ हैं, बट उनको किसी अच्छे डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाना चाहिए। ठीक है। हम एस्थमा क्लिनिक भी रन करते हैं, मैं करता हूँ फसी ENT हॉस्पिटल पे, काला बोर्ड मलीर पे, और बहुत अच्छा अस्पताल है, मल्टी स्पेशलिटी है। एंड सैमरोज हॉस्पिटल में आ सकते हैं मेरे पास।
ठीक है। गरीब लोगों के लिए मैं वापस ऐलान करता हूँ, सेमरोज हॉस्पिटल मुस्तैक के लिए 75% डिस्काउंट, और फंसी में भी मंडे के रोज़ में 75% डिस्काउंट दे दूँगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब आ जाते हैं ब्लड इन्फेक्शन पे। अच्छा, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको सीवियर डिजीज़ होती हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं तो ब्लड में इन्फेक्शन आता है। अब ये ब्लड में इन्फेक्शन, एक आम जो बंदा है उसको तो नहीं ये बात समझ आती कि ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, तो आखिरकार हुआ क्या है। तो आप इस पर रोशनी डालिए कि ब्लड इन्फेक्शन कहते किसको है। नहीं, ब्लड में इन्फेक्शन होता नहीं है अमूमन। ब्लड इन्फेक्शन आप जैसे कह रही हो सेप्टिसीमिया वगैरह, बैक्टीरियमिया, लेकिन ये ब्लड में इन्फेक्शन होना को आसान बात नहीं है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, यू नो। ठीक है। अमूमन जैसे अभी आजकल टाइफाइड को डायग्नोस करने का तरीका ही ब्लड कल्चर है ना। ठीक। पहले विडाल और टाइफाइड और दुनिया भर की चीज़ें होती थी, बट नाउ इट इज़ नॉट इन वोग। सो नाउ द गिवन स्टैंडर्ड इज़ ब्लड कल्चर इन एंटेरिक और टाइफाइड फीवर। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो आप तो टाइफाइड फीवर अभी भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, एंड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है जो बड़ा ख़तरनाक है। ओके। उसमें पहले ज़माने की दवाइयाँ जो थी वो काम भी नहीं करती है। एजिथ्रोमाइसिन पहले हम देते थे, सेफ्ट्रायोक्सोन, फिर कम्बिनेशन भी देने लगे तो काम नहीं करती है। तो फिर ये बहुत ही हाई लेवल तो नहीं बोलूँगा, यानी आगे की दवाइयाँ देनी पड़ती जो हम बड़ी ही, जैसे आपने ब्लड इन्फेक्शन का जिक्र किया, शदीद ब्लड इन्फेक्शन में देते हैं कार्बापेनिम्स। मैं किसी भी सिर्फ जेनेरिक नाम ले रहा हूँ ताकि किसी की प्रमोशन ना हो ना, और साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। तो ब्लड इन्फेक्शन होता है जहाँ जैसे ये हेरोइन एडिक्ट्स है, उनके दिल के वॉल पे जरासीम बैठ जाते हैं ना, एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तो वहाँ से वो फेंकता रहता है दिल में से, वॉल में से जो जरासीम का जो बच जाता है, एक किस्म का छत्ता बैठ जाता है वॉल पे जी। तो एंड कीप्स ऑन थ्रोइंग। तो वो तो बहुत ही सीरियस बात है। ये खास तौर पे ड्रग एडिक्ट्स को होता है। ओके। एक आम इंसान को नहीं हो सकता। ये नहीं कि नहीं हो सकता है, मीनिंग बहुत ही कम होता है। ठीक है। अनलेस के कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो, उसको कैंसर हो गया है, इसका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इन वजूहात की बुनियाद पे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन के हवाले से। तो हमने जान लिया डॉक्टर साहब से, क्योंकि अक्सर जो है लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती है कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, रूट कॉज है क्या। तो रूट कॉज के बारे में जानेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा मत, ब्रेक का टाइम हो गया है। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। किसी भी बीमारी का रूट कॉज जानने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए? अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, वो ये महसूस कर रहा है कि उसको डायबिटीज़ हो गई है या प्री डायबिटिक है, तो वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं, क्या क्या अलामात होती हैं? जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अलामात। डायबिटीज़ की अलामात ये है कि पेशाब बहुत आएगा, कमज़ोरी होगी, बाद लोग मोटे हो जाते हैं, बाद लोग दुबले हो जाते हैं, ठीक है ना, कपड़े ढीले हो जाएंगे, एंड वो कुव्वत नहीं रहेगी। इसके अलावा कोई वुंड होगा तो हील नहीं होगा इतना जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, आँखों में धुंधला दिखाई देना शुरू होगा। जिस तरह जैसे जैसे ऑर्गन सिस्टम मुतासिर हो गए, इस तरह की अलामात शुरू हो जाएगी। ठीक है। दिल मुतासिर हुआ, हार्ट फेलियर हुआ तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, गुर्दा ख़राब हुआ तो फिर बाद दफ़ा वो हीमोग्लोबिन नीचे आ जाएगा। कि गुर्दा हार्मोन बनाता है एरिथ्रोपोइटिन, जो हड्डी को सिग्नल देता है कि खून बनाओ। अच्छा। जब रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है तो गुर्दा सिग्नल ही नहीं बनाता और ब्लड काउंट नीचे, हीमोग्लोबिन नीचे आना शुरू हो जाता है। ओके। हाँ, तो उसमें ये कि डायबिटीज़ की अलामात में दूसरा ये कि फास्टिंग ब्लड शुगर कर लें। अगर 126 मिलीग्राम % से ऊपर है शुगर तो बाय डेफिनेशन वो डायबिटिक है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मीठा खाने से ही शुगर होती है? नहीं, ज़्यादा खाने से होती है। मीठा ज़्यादा खाने से होती है? नहीं, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने, गज़ा ज़्यादा खाने से। ओके। मीठा तो वैसे भी ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए। शक्कर का तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, पहले दुनिया में शक्कर थी कहाँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने किया कि ये जुल्म शुरू हुआ, वो यूरोपियंस के लिए इनको ये शक्कर ईजाद हुई, फ्रॉस्टिंग, दिस दैट,
और फिर ये गुलाम बना के अफ्रीका से लोग ले गए शुगर प्लांटेशंस पे, और क़यामत खेज मज़ालिम हुए हैं। हिटलर तो कुछ भी नहीं था, हिटलर तो इनका अशीर भी नहीं था जो इन्होंने कालों के साथ किया है। तो अगर इनका कालों का कंपनसेशन देखा जाए तो इट अमाउंट्स टू थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओह माय गॉड। हाँ, इन्होंने अपने सारी ये जो है ना ये खुशहाली इन कालों के खून पसीने और इनके चमड़ी गोश्त से बनाई है। ओके, ठीक है। तो आपने फास्टिंग का बताया कि फास्टिंग करके अगर कितनी शुगर आती है तो आप डायबिटिक हैं दोबारा? 126 मिलीग्राम % से ऊपर आई तो बाय डेफिनेशन वो तकरीबन डायबिटिक है। इट्स नॉट हार्ड एंड रिटन इन स्टोन, हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, लेकिन यस अगर किसी की रैंडम ब्लड शुगर 200 के करीब जा रही है तो वो भी डायबिटिक है। ठीक है। और ये जो मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हम सब जो है ओबिसिटी देख रहे हैं, ओबीज बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। पहले तो यूरोप साइड पे ही हम देखते थे कि मोटापा बहुत है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में भी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि ओबिसिटी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। मोटापा एक खुद में कितनी बड़ी बीमारी है? ये बहुत बड़ी बीमारी है ना, एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम। मोटापा होता है और इसमें फिर ब्लड शुगर भी जो है ना वेरी करना शुरू कर जाती है, डिस्लिपिडीमिया होता है, सेंट्रल ओबिसिटी होती है, उसमें हार्ट डिजीज़ का बहुत ख़तरा होता है, शुगर का भी ख़तरा हो जाता है। और मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी जो मोटी औरतें होती हैं उनका इंसिडेंस हाई होता है। वैसे भी 9 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होना होता है ना। अच्छा। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लोग करना सीख लेना, आईने के सामने खड़े होके, और फिर ये पूरे पैल्पेट करे, सुपीरियर क्वाड्रेंट, इंफीरियर, है ना, लेटरल मीडियल, ऐसे घुमाते जाएं। एंड इसके पूरे पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं, और ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। निपल डिस्चार्ज हो, पकरिंग हो जाए, रिट्रैक्शन हो, बगल में गांठ आ जाए, छोटा सा भी अगर दाना फील कर रहे, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, फ़ौरन। बिल्कुल, क्योंकि स्टेज 1 के अंदर क्योर हो सकता है। अच्छा, ठीक है। स्टेज 1 में हो तो क्योरेबल है, अदरवाइज स्टेज 2 तो मैं ये नहीं कहता क्योर नहीं हो सकता, बाद में भी क्योर हो सकता है, लेकिन स्टेज 1 में 95% चांस है कि क्योर हो जाएगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। और ये डॉक्टर साहब मोटापे के बाद जो बीमारियां आती हैं, एक तो आपने बता दिया कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है खवातीन को। दुनिया भर के कैंसर होते हैं मोटापे की वजह से। ब्लड प्रेशर, उनका इंसिडेंस मोटे लोगों में ज़्यादा है। ठीक है। ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वही चर्बी खून में जम जाएगी, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। किसी दिन कैफे कोरोनरी हुई, डस गया बंदा ओके, कार्डियक अरेस्ट में। तो ये कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन है, इतना कॉमन नहीं है। हाँ, मोटे लोगों में बहुत कॉमन है। ठीक है। स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत है, आर्थराइटिस हो जाएगी ना। देखिए हमारा वजन तो हमारा कूला, कमर और घुटना उठाता है ना, ये तीनों घिस जाते हैं। घुटने घिस गए तो फिर आप जाएं नी रिप्लेसमेंट पे, और इतनी कामयाब भी नहीं है हमारे मुल्क में। अगर आपका वेट ज्यादा होता है तो डॉक्टर साहब वो नी रिप्लेसमेंट या कोई सी भी आप सर्जरी कराते हैं, वो दोबारा सही होती भी नहीं है। वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने बेरिंग लगाया है ना आर्टिफिशियल किस्म का, जी, वो बेरिंग की भी अलाइनमेंट और बहुत सारी चीजें होती है ना, बिल्कुल, किस एंगल पे, और इसके बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल, क्या टॉर्क बन रहा है सब, अगर तो यू आर राइट। मीनिंग वो इलाज नहीं है कि आपने बदल दिया तो ठीक हो जाएगा, नो। इससे अच्छा है कि आप अपना वेट ही रिड्यूस कर लें ताकि बहुत सी बीमारियों से आप ये बच बड़ी सकें। मोटापा बहुत मोजी चीज़ है, लोग खराटे लेना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी जो है ना, इन सब खराटे इंसान लेता है ना तो रात में सैकड़ों बार जागता है और सोता है। वो इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि मैं जाग रहा हूँ और सो रहा हूँ। और सुबह वो इंसान उठेगा तो एकदम नकाट होगी, कमज़ोरी महसूस हो रही होगी, नींद आ रही होगी, पूरा दिन थका थका रहेगा, उसको मालूम ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसे कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ओके। हाँ, और स्नोरिंग से फिर दूसरे लोग भी बाद में जो आपके कमरे में लोग मौजूद है वो भी परेशान होते हैं, इनकी नींदें खराब होती की है। तो एक अपनी ही साइंस है, जो बेचारा सो रहा होता है उसको तो नहीं पता होता, लेकिन जो बराबर में उसके सो रहा होता है उसको पता चल रहा होता है। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? भाई एतदाल में खाएं, वर्जिश करें, और तंबाकू नोशी ना करें प्लीज़। और जो है ना, ये गुटखा और ये सब ना खाएं। इनसे जो है वो जिंदगी आपकी शुगर तबाह ब्लड हो प्रेशर सकती को कंट्रोल में रखें,
फालिज का कॉकटेल है, शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है पहले सेगमेंट का खत्म, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।